In secondary English, there is a chapter an astronomer's view of the universe. एस्ट्रोनॉमर किससे कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर मतलब माहिर फल्कियात, ठीक है, या माहिर कौनियात इसको हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर के अंदर हमने कुछ वर्ड्स में डिफरेंस को पढ़ा था, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। साइंस एंड साइंटिस्ट के अंदर एक होता है हमारे पास एस्ट्रोनॉमर, एक हमारे पास होता है एस्ट्रोलॉजर, एक हमारे पास होता है एस्ट्रोनॉट और एक हमारे पास होता है कॉस्मोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये चारों एक ही जैसे मतलब के लोग रखते हैं, दे ऑल द फोर पीपल आर लाइक सेम। बट एस्ट्रोनॉमर माहिर फल्कियात जो क्या करता है, ये एक साइंस की फील्ड है जो एस्ट्रो और नोमी दो वर्ड से निकला है। एस्ट्रो मतलब होता है तारा और नोमी मतलब होता है क्या? नोमी मीन्स होती है मेजरमेंट, पैमाइश। तो एस्ट्रोनॉमी जो स्टार्स की पैमाइश करता है कि तारे कितनी दूर है हमसे या प्लैनेट्स कितनी दूर हैं और कितने हॉट हैं, इनको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। जैसे कार्ल सागान वॉज एन एस्ट्रोनॉमर, नील डिग्रेस टाइसन वॉज एन एस्ट्रोनॉमर। जो एस्ट्रोनॉमर जो कि सितारों के बारे में रखते हैं और साइंस के बतौलत मतलब उनके साइजेस को और उनके डिस्टेंस को नापते हैं। एक होता है एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रो मीन्स स्टार और लॉजी मीन्स स्टडी, बट इट इज़ नॉट द फील्ड ऑफ साइंस, इट इज़ अ मेटाफिजिकल थिंग। एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करते हैं इल्म जफ़र, इसको कहा इल्म नजूम कहा जाता है उसको। इल्म नजूम से मुराद ये कि ये कोई साइंस का इल्म नहीं है, एक आर्ट है, एक फ़न है, एक स्किल है कि इंसान ये कहता है कि सितारों की हरकत की वजह से जो बच्चा पैदा होता है या इंसान की ज़िंदगी जो है वो उस पर कोई एक इफेक्ट आता है, कोई एक असर आता है कि आपका फलां स्टार कैंसर है या विर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है या लेओ है, तो आपका एक स्टार ऊपर आसमान में मौजूद है और उसकी मूवमेंट आगे पीछे जब होती है तो फिर आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, हॉरोस्कोपी और ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। बट ये कोई साइंस की फील्ड नहीं है, ये जस्ट एक आर्ट है, ठीक है, जो कि एक हज़ारों सालों से बेबीलोनियंस के दौर से चला आ रहा है। और ये फेक है, ये झूठी बात है, क्योंकि गैब के जो अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है, ठीक है। बीइंग अ मुस्लिम हमारी अकीदा है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रो मतलब सितारा और नाउट मतलब होता है मुसाफिर। एस्ट्रोनॉट खलाबाज, सितारों का मुसाफिर। ये बंदा साइंटिस्ट नहीं होता, बल्कि ये बंदा एक मुसाफिर होता है, पैसेंजर होता है। लेकिन ये किसी शहर या किसी दूसरे मुल्क नहीं जाता, बल्कि ये स्पेस में जाता है, चांद पे जाता है, डिफरेंट है ना। जैसे पीके फिल्म में जो आमिर खान था वो एक एस्ट्रोनॉट था, ठीक है। वो प्रोफेशन पूछा जाता है तो बताता है कि मैं एक एस्ट्रोनॉट हूँ। एस्ट्रोनॉट कौन होता है? जो डिफरेंट स्टार्स में या डिफरेंट प्लैनेट्स में घूमता रहे। तो उससे हीरोइन पूछती है क्या कि तुम मून पे गए हो? बोला हाँ गया हूँ, बहुत लुल प्लेस है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्मोलॉजिस्ट। अच्छा, एस्ट्रोनॉमर की जदीद टर्म है कॉस्मोलॉजिस्ट। कॉस्मोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? कॉस्मोस के मतलब होता है कायनात, यूनिवर्स। पुराने वक्तों में कहा जाता था कि आसमान में जो भी चीज़ें दिखती हैं वो जैसे स्टार्स हैं, तारे हैं, ठीक है। लेकिन अब जदीद साइंस कहती है कि आसमान में स्टार्स के अलावा प्लैनेट्स भी हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स भी हैं, ब्लैक होल्स भी हैं, वर्म होल्स भी हैं, नेब्यूलाई भी हैं, पुलसेटिंग स्टार्स भी हैं, क्वासार्स भी हैं, पुलसार्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो एस्ट्रोनॉमी में हम डिस्कस करते हैं। तो अब बहुत कुछ है चुके हैं खला में सितारों के अलावा भी, ठीक है। तो इसलिए हम उसको कॉस्मोस कहते हैं और उस पूरी स्टडी जो उसको कहलाती है कॉस्मोलॉजी, और जो कॉस्मोलॉजिस्ट होता है जो उसको स्टडी करता है ब्लैक होल्स और इन सब चीज़ों के बारे में। चूँकि सिर्फ स्टार नहीं है, यस बहुत कुछ और है, पूरी कॉस्मोलॉजी अब उसको हम कहते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल कहते थे ना, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क़ तहाँ और भी हैं, तो स्टार से आगे भी बहुत और जहान है, ब्लैक होल और बहुत कुछ और है, ठीक है। तो ये जो एन एस्ट्रोनॉमर्स व्यू ऑफ द यूनिवर्स के एक माहिर फल्कियात का क्या नज़रिया होता है कायनात के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। एक नज़रिया तो होता है एक आम इंसान का, जैसे कि मेरी मदर हैं, वो कहती हैं कि आसमान में जो सितारे हैं तो वो असल में जो है कोई चादर है और चादर पर जो है वो मोतियाँ टांग दी गई हैं, बस। ये एक आम इंसान का नज़रिया है कि अल्लाह ताला ने एक चादर जैसी आसमान बनाई है और उसमें उसने कुछ मोतियाँ लगा दी हैं। लेकिन एक एस्ट्रोनॉमर का ये नज़रिया नहीं होता आसमान के बारे में, बल्कि वो डिटेल में बहुत सारी चीज़ें जानता है उसके बारे में। तो हम यही देखेंगे कि एस्ट्रोनॉमर का क्या व्यू है अबाउट द यूनिवर्स। लिखने वाले ऑथर है सर जेम्स जीन्स, ठीक है। सर जेम्स जीन्स जो है इसके ऑथर है, ये एक साइंटिस्ट हैं, साइंसदान है। उन्होंने साइंस की एक मशहूर थ्योरी भी पेश की है जिसको हम लोग जो है वो कहते हैं रेले जीन्स फार्मूला। सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर चैप्टर 17 में एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में आप एक लॉ पढ़ेंगे, रेले जीन्स लॉ। तो रेले तो एक दूसरा साइंटिस्ट है और एक जीन्स जो साइंटिस्ट है ना, रेले जीन्स, जो आप सेकेंड ईयर फिजिक्स में पेपर में करोगे भी, तैयारी करोगे चैप्टर 17 में सेकेंड ईयर फिजिक्स में, तो वो रेले जीन्स में जो जीन्स है ना भाई, तो वो जीन्स ये सेकेंड ईयर इंग्लिश वाला सर जेम्स जीन्स है, ठीक है। तो ये एक साइंटिस्ट है और सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर उसका नाम लिखा हुआ है आपके लॉ के नाम के लिहाज से। तो इन्होंने ये चैप्टर लिखा है एन एस्ट्रोनॉमर्स व्यू ऑफ द यूनिवर्स। एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं। नाइटहुड से नवाजा किया इनको। नाइटहुड किससे कहते हैं? सर का खिताब।
कि जब किसी इंसान को सर का खिताब मिलता है तो हम कहते हैं नाइटहुड उसको मिली, जैसे सैयद अहमद खान, तो सर का खिताब जो है वो बहुत सारे लोगों को मिला है, सर आगा खान, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड की तरफ से या ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से सर का खिताब अगर किसी को किसी बड़े काम की बिना पर दिया जाए तो हम उसको नाइट कहते हैं या नाइटहुड कहते हैं कि नाइटहुड से नवाजा गया। बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में और दुनिया भर में नवाजा गया सर के खिताब से। जी, कौन से काम किए थे इन्होंने, मतलब साइंटिस्ट थे एक बड़े, जिसकी वजह से सर का खिताब सर आइजैक न्यूटन को नवाजा गया, इसलिए सर आइजैक न्यूटन कहते हैं, ठीक है। इस तरह से फेलो ऑफ ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी, जो सबसे फेमस जो है वो साइंस की सोसाइटी आप जानते हैं इंग्लैंड के अंदर है, BRS ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी, तो उसके फेलो रहे और न्यूटन और बहुत सारे और साइंटिस्ट भी उसके फेलो रहे, डार्विन वगैरह, और ये भी साथ में उसके फेलो थे। फेलो से मुराद ये होता है कि वो रिसर्चर थे ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी के, और उसमें जो है फंडिंग आती थी क्वीन ऑफ या किंग ऑफ इंग्लैंड की तरफ से फंडिंग होती थी उसकी, ताकि जितने भी साइंटिस्ट हैं वो बादशाह या मलका की तरफ से दिए गए फंड के मुताबिक काम कर सकें। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत कुछ इजाद किया जो रॉयल सोसाइटी के मेंबर रहे हैं, और हर एक बड़े साइंटिस्ट का ख्वाब होता है कि वो ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी का किसी तरह से मेंबर बन जाए। और सबसे बड़ी PhD जिसको हम कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो PhD जिसको कहा जाता है सबसे ज़्यादा मानी जानी है, वो इसी की है, ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी की है, चूँकि वो सबसे बड़ा एक इदारा है जो साइंस के लिए दुनिया में काम करता है, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर है। और बड़े जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सब यहाँ से उनके फेलो रह चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोग्राफ बुक भी जिसको कहा जाती है ना, वो ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी की ही है। चूँकि यूट्यूब पे वीडियो मैंने चेक किया तो उसमें क्या था कि एक बुक थी, उस बुक में काफ़ी मोटी किताब थी पुराने वक्तों की, उसमें जब भी कोई ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी का मेंबर बनता था तो उसे क्या करते थे, उसे साइन करवाया करते थे। तो ये जो साइन, बहुत सारे साइंटिस्ट के साइन उसके अंदर मौजूद हैं, न्यूटन, आइंस्टाइन, डार्विन, जीन्स और रॉबर्ट हुक और कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, सबके सिग्नेचर उसके अंदर, मतलब हैंड रिटन सिग्नेचर उस पूरी किताब में मौजूद है। तो जो वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव ऑटोग्राफ बुक उसको कहा जाता है, जो रॉयल सोसाइटी की किताब है, ठीक है, क्योंकि हर साइंटिस्ट की जो है वो दुनिया के बड़े साइंटिस्ट का सिग्नेचर उसमें मौजूद है, ठीक है। तो अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को कि क्या 11 पॉइंट्स हैं जो हम समराइज्ड वे पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन, स्टार्स आर वे बिगर देन प्लैनेट्स, कि यहाँ इस बात से शुरू किया जाता है तारे सैयारों से कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं। प्लैनेट्स क्या होते हैं, जो स्टार्स की चारों तरफ अराउंड मूव करते हैं, उनको प्लैनेट्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सारे प्लैनेट्स कहलाते हैं। हम खुद एक प्लैनेट में मौजूद हैं, इसको अर्थ नाम है उस प्लैनेट का, ठीक है। और प्लैनेट्स जो है वो किसी स्टार के अराउंड मूव करते हैं, और हमारे जो स्टार है उसका नाम सन है, सूरज के अराउंड मूव करते हैं। तो लेकिन जो स्टार्स हैं दे आर वे बिगर देन प्लैनेट्स, वो सैयारों से कहीं बड़े होते हैं। मिसाल अगर सिर्फ सूरज की ले लो तो सूरज के बारे में कहा जाता है कि एक सूरज 1 मिलियन अर्थ के बराबर है। 10 लाख ज़मीन जो है वो एक सूरज के अंदर समा सकती है। सूरज इतना बड़ा है कि हमारी दुनिया जैसी 10 लाख दुनिया सिर्फ सूरज के अंदर जाकर समा सकती है। तो स्टार्स हमेशा बहुत बड़े होते हैं किसी भी प्लैनेट से। एंड नंबर ऑफ स्टार्स इन यूनिवर्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड इन द होल अर्थ, के दुनिया में स्टार्स की जो तादाद है पूरे कायनात में, वो तादाद इस दुनिया में रेत के ज़र्रात जितने हैं पूरी दुनिया में अर्थ में, उससे कहीं ज़्यादा जो है वो सितारे मौजूद हैं। स्टार्स 50, 60, 100, 200, 1000, 2000 करोड़, 10 करोड़ नहीं है, बल्कि जितने रेत के ज़र्रे इस पूरे यूनिवर्स में आपको मिलते हैं ना, उससे ज़्यादा जो है वो हमारे जो पास अल्लाह ताला ने स्टार्स को बनाया, तारों को बनाया, और हर सितारा ज़मीन से कई लाखों लाखों गुना बड़ा है। इसके बारे में जो है वो सबसे मतलब एक बेहतरीन दलील इसकी ये होती है कि एक जो है वो स्पेस टेलीस्कोप आसमान में मौजूद है, अब तो वर्क नहीं कर रहा, उसको हबल स्पेस टेलीस्कोप का नाम दिया जाता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप एडविन हबल के नाम पर है, जिन्होंने बिग बैंग कॉन्सेप्ट पेश किया था। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप से क्या किया गया कि एक छोटा सा एरिया, मतलब 1 रुपये का सिक्का उठाकर जब आप देखोगे तो 1 रुपये का सिक्का आसमान के जितने पोर्शन को कवर करता है उतने एरिया का क्या किया गया, पिक्चर ली गई। अच्छा, वैसे बज़ाहिर वहाँ पर कुछ नहीं, कोई स्टार नहीं दिख रहा था, तो एक्सपोजर करके पिक्चर लिया गया, जैसे DSLR वगैरह में होता है ना, एक्सपोज कर देते हैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए, तो एक्सपोज किया गया 5-10 मिनट तक, ताकि हल्की से हल्की लाइट भी जो है वो ऑब्टेन हो जाए कहीं से, ठीक है। तो एक्सपोज करने के बाद जब तस्वीर आई तो उसको हबल डीप फील्ड कहा जाता है, HDF। बहुत मशहूर तस्वीर होती है कि एक तस्वीर के अंदर, एक ही तस्वीर के अंदर जहाँ बज़ाहिर कुछ नहीं दिख रहा था और वो 1 रुपये के सिक्के के बराबर एक जगह थी आसमान के, तो उसके अंदर जो है वो थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज उसके अंदर दिखाई दिए गए एक तस्वीर के अंदर। तो मतलब इतनी गैलेक्सी सिर्फ इतने से पार्ट में, तो जहाँ पर बज़ाहिर आपको कुछ नहीं दिख रहा आँख से दिखने पर, हबल स्पेस टेलीस्कोप पे, तो सोचिए कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे आसमान में कितने होंगे यकीनन, ठीक है। तो इतने ज़्यादा स्टार्स हैं कि जितने ज़मीन पर जो है रेत के ज़र्रात भी नहीं है। तो नंबर्स ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स आर ग्रेटर दैन नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन द होल अर्थ।
जैसे सिर्फ अगर हम अपने ही गैलेक्सी की बात करें, मिल्की वे गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी का नाम है जहां पर सूरज हमारा है, तो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 1 बिलियन स्टार्स हैं, 100 करोड़ तारे सिर्फ हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में। हमारा एक गैलेक्सी, और जैसे पता नहीं कितने अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं। मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में आप जानते हैं, स्पाइरल गैलेक्सी इस तरह का यूँ घूमता हुआ इस तरह से, इस तरह की गैलेक्सी है। बहुत सारे स्टार्स हैं, वहाँ पर कहीं पर हमारा सूरज एक स्टार यहाँ पर कहीं मौजूद होगा जिसके गिर्द हमारा प्लेनेट अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट समझ गए होगी कि ना। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, स्टार्स ट्रेवल इन द यूनिवर्स अलोन और विद अ कंपनी, कि तारे जो ट्रैवल करते हैं यूनिवर्स में अलोन, कभी कभार अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं जिसको रोग स्टार्स कहा जाता है, और समटाइम्स विद अ कंपनी। कंपनी मतलब यहाँ पर है महफिल, और कभी कभार किसी महफिल के साथ, किसी संगत के साथ वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब गैलेक्सी की सूरत में झुरमुट बनाकर मूव कर रहे होते हैं। जरूर कभी कभी स्टार्स अकेले मूव कर रहे होते हैं, कभी कभार हजारों लाखों करोड़ों और स्टार्स के साथ एक झुरमुट में एक स्पाइरल गैलेक्सी बनाकर वो मूव कर रहे होते हैं। स्टार्स आर टू हॉट, तारे बहुत गर्म होते हैं। आप जानते हैं ना, स्टार्स के अंदर हर वक्त हाइड्रोजन बॉम्ब का ब्लास्ट हो रहा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस हर वक्त उसके अंदर चल रहा होता है, सूरज और तमाम स्टार्स के अंदर। स्टार्स आर टू हॉट, बहुत गर्म होते हैं तारे, एंड दे कैन इजेक्ट हॉट फ्रेगमेंट्स टू, और कभी कभार वो अपने अंदर से हॉट फ्रेगमेंट, अपने गर्म टुकड़ों को बाहर भी फेंक देते हैं। स्टार्स होते हैं ना, ज़्यादातर जो प्रोटो स्टार्स होते हैं, जो नए बनते हुए तारे होते हैं ना, तो जब वो हीटअप के इख्तियार में होते हैं तो क्या करते हैं, अपने अंदर से हीटेड रॉक्स जो है वो बाहर फेंक रहे होते हैं। हीटेड रॉक्स, गरम गरम रॉक्स, मतलब चट्टान के टुकड़े बड़े बड़े, वो फेंक रहे होते हैं बाहर की तरफ। और वही हीटेड रॉक्स जो हैं वो प्लैनेट्स जाकर दोबारा बनते हैं। जैसे सूरज के बारे में कहा जाता है, जो है वो बताया जाता है इसके बारे में, सूरज की फॉर्मेशन काफ़ी बहुत पहले हुई थी। उसके बारे में मैंने एक लेक्चर यूट्यूब के फर्स्ट उसमें बनाया है, पहला लेक्चर ही, पहला यूट्यूब की वीडियो कॉस्मिक कैलेंडर अगर आपने देखा है तो उस पर मैंने बताया है कि स्टार्स की फॉर्मेशन कब कैसे हुई। तो सूरज जो है वो कहा जाता है कि जब बनने के स्टार्टिंग प्रोसेस में मौजूद था तो क्या था कि उस सूरत में उसके अंदर से बहुत सारे रॉक्स, वो इजेक्ट फ्रैगमेंट्स को जो है ना वो बाहर की तरफ फेंकता था। वही रॉक्स जो है ना, क्या हुआ कि सूरज की ग्रेविटी की वजह से सूरज के चारों तरफ घूमने शुरू हो गए और उनको प्लैनेट्स का नाम दिया गया, सैयारों का नाम दिया गया, जैसे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स जिसको आज हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत गर्म थे, बहुत ज़्यादा गर्म थे, रेड टाइप का था। जब आप कभी देखोगे ना डॉक्यूमेंट्री वगैरह में हिस्ट्री ऑफ अर्थ के बारे में, तो स्टार में कभी कभार बिल्कुल जलता हुआ, बिल्कुल एक चट्टान जैसा था वो। ग्रेजुअली दे कोल्ड, लेकिन वक्त फौरन से क्या हुआ कि वो कूल हो गए, ठंडे हो गए वो सारे प्लैनेट्स, अंटिल ओनली इंट्रिंसिक हीट लेफ्ट। यहाँ तक कि सिर्फ अंदरूनी हीट बच गई और एक्सट्रिंसिक, मतलब कि बाहर की जो हीट थी, एक्सटर्नल हीट जो थी वो खत्म हो गई। मतलब तारे जो है वो आखिरकार, जो प्लैनेट्स थे, जो फ्रेगमेंट्स थे, वो ठंडे हो गए ऊपर से, लेकिन अंदर की गर्मी बाकी रही, और आज भी अंदर से बहुत गर्म है। इंट्रिंसिक हीट से मुराद कोर ऑफ द अर्थ की बात की जा रही है। और आप सब जानते हैं कोर ऑफ द अर्थ मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ, और सेंटर ऑफ द अर्थ जो सॉलिड बॉल ऑफ आयरन मौजूद है जो बहुत ज़्यादा गर्म है, और ये सॉलिड बॉल ऑफ आयरन जब घूमता है तो अर्थ उसके साथ साथ घूमती है, और वो टेक्टोनिक प्लेट्स को अपने साथ साथ घुमाता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स को। और यही जो कोर ऑफ द अर्थ है, जो सॉलिड बॉल ऑफ आयरन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से अर्थ में नॉर्थ और साउथ पोल बनता है। वो सेंटर जो है ना, चूंकि जब कोई मेटल पीस बहुत फास्टर रोटेट कर रहा होता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, तो इसलिए वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, और अर्थ में एक तरह से एक बड़े मैग्नेट के तौर पे बिहेव करते हैं, इसलिए जो है वो मैग्नेट का कंपास हमेशा एक तरफ नॉर्थ की तरफ साइड शो कर रहा होता है, ये वजह। तो वो कोर की बात की जाती है, और वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, जो सूरज की तरफ से निकलते वाले सोलर फ्लेयर्स को वो नॉर्थ और साउथ पोल से डिफ्लेक्ट कर देती है, ताकि वो कॉस्मिक रेज जो है वो अर्थ में ना आ सकें, और जब वो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ से उसको जब वो रिफ्लेक्ट करती है, डिफ्लेक्ट करती है, तो फिर वो ऑरोरा की सूरत में दिखाई देता है। डांसिंग लाइट्स जो कि स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन, पोलर लाइट्स जिसको हम कहते हैं, पोलर नाइट्स में दिखाई दिए जाते हैं। तो दैट इज़ वो ऑरोरा बोरियालिस दिखाई देता है नॉर्थ पोल में, और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दिखाई देता है ऑस्ट्रेलिया, साउथ पोल, एंटार्क्टिका की तरफ। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये सब उस वजह कह रहे हैं चूँकि जो सेंटर में जो कोर मौजूद है ना, उस कोर की वजह से। ठीक है, तो यहाँ तक कि पूरे का पूरा ठंडा हो गया अर्थ, लेकिन उसके सेंटर में क्या रह गया भाई कि वो इंट्रिंसिक हीट रह गई, आज भी मौजूद है वो, क्योंकि सेंटर अर्थ का कोर बहुत गर्म है। यहाँ तक कि सूरज की सतह भी इतनी गर्म नहीं जितना ज़्यादा गर्म हमारे अर्थ का कोर है, सेंटर है। चूँकि अर्थ में है ना, अर्थ के लेयर्स हैं, अगर आप ज़मीन को खोदते खोदते नीचे जाओगे अगर, तो आखिरकार मेंटल तक पहुँचोगे। मेंटल तो एक मोल्टन जो हम कह सकते हैं मेटल्स हैं, और मेंटल के बाद, मेंटल से भी आगे अगर आप चले जाओगे, मतलब हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर डाउन, तो बिल्कुल सेंटर में आपको सॉलिड बॉल ऑफ आयरन मिलेगा, जो बिल्कुल सॉलिड बॉल ऑफ आयरन है, गर्म बिल्कुल।
ठीक है। तो ये अगर एक यूट्यूब पे वीडियो है जर्नी इन द टू द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स के नाम, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के नाम से, उससे पूरा दिखाया गया कि अंदर किस तरह से कोर तक हम पहुंच सकते हैं। बट वो 3 डायमेंशनल 3D एनिमेटेड एक तरह से बनाया गया उसको। तो नंबर 6, 5th पॉइंट समझ चुके होगे आप। छठा पॉइंट है, वी डोंट नो हाउ व्हेन और व्हाई दीज कूलिंग फ्रैगमेंट्स गेव बर्थ टू लाइफ। हम नहीं जानते हैं कैसे, कब और क्यों इन ठंडे प्लैनेट्स में, जब प्लैनेट ठंडे हुए तो कैसे इनमें जिंदगी की शुरुआत हुई। एंड दिस इज टेलिंग यू अबाउट द लिमिटेशन ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस की हदें। कहा जाता है ना कि साइंस जहां पर रुकती है वहीं से रिलीजन स्टार्ट होता है, मजहब स्टार्ट होता है ना। साइंस की बाउंड्रीज जहां खत्म हो जाती है वहां से रिलीजन की बाउंड्रीज से स्टार्ट होती हैं। तो यही बात है ना कि साइंस अब तक हमें ये नहीं बता पाई कि कैसे, कब और क्यों जिंदगी शुरू हुई अर्थ के अंदर, और कैसे शुरू हुई, पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे दुनिया में पैदा होंगे। रिलीजन हमें कॉन्सेप्ट पेश करता है आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस तरह से हुई, बट साइंस हमें नहीं बताती उसके बारे में कुछ भी कि जिंदगी की शुरुआत किस तरह से हुई, लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई। वो आगे हम पढ़ेंगे कि लाइफ बाय एक्सीडेंट के तौर पे बताते हैं कि हादसाती तौर पर जिंदगी शुरू हुई। बायोलॉजी में जो डिस्कस किया जाता है, जो मैं बताता हूँ। ठीक है, 7वां पॉइंट है, वी फाइंड द यूनिवर्स टेरिफाइंग। हम तो एक पेपर में सवाल आता है कि व्हाई द यूनिवर्स फील्स टेरिबल टू अस, ये टेरिफाइंग टू अस, कि हमें ये कायनात बहुत ज़्यादा दहशतनाक, हैबतनाक, हौलनाक, खौफनाक क्यों लगती है। ठीक है, तो द यूनिवर्स, वी फाइंड द यूनिवर्स टेरिफाइंग बिकॉज ऑफ वास्ट मीनिंगलेस डिस्टेंसेस। हमें ये यूनिवर्स डरा देती है, क्यों? जब हम देखते हैं कि इतने ज़्यादा वास्ट, कुशादा, मीनिंगलेस डिस्टेंसेस मौजूद हैं, बेमतलब के डिस्टेंसेस मौजूद हैं, तो हम डर जाते हैं देखकर इस चीज़ के बारे में। मतलब क्या, एक कार्ल सगान का एक कोटेशन है, वो कहते थे कि ईदर वी आर अलोन इन द यूनिवर्स और नॉट अलोन इन द यूनिवर्स, बोथ द सिनेरियोज आर इक्वली टेरिफाइंग। है ना, अगर इस यूनिवर्स में अकेले हैं तब भी डरा देने वाली बात है, और अकेले नहीं है तब भी डरा देने वाली बात है ना। कि अकेले हैं तो इतनी बड़ी यूनिवर्स किस लिए बनी हुई है फिर ये, कि अगर हमें ही सिर्फ यहाँ रहना था, तो ये बड़ी टेरिफाइंग सी थॉट है साइंस के अंदर। और अगर हम अकेले नहीं है तो एलियन सिविलाइजेशन का होना भी एक टेरिफाइंग थॉट है। ठीक है, दोनों सूरतों में ये बात डरा देने वाली है। तो वास्ट मीनिंगलेस डिस्टेंस है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, द नियरेस्ट स्टार आफ्टर द सन, सूरज के बाद जो हमसे नियरेस्ट स्टार है, दैट इज कॉल्ड प्रोक्सिमा सेंटोरी, जिसका नाम है। तो प्रोक्सिमा सेंटोरी, इट इज 4 लाइट ईयर्स अवे, वो 4 नूरी साल के फासले पर है। लाइट ईयर्स की बात करो, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। है ना, कि रोशनी 4 साल में जितना एरिया ट्रैवल करती है, एंड यू नो दैट लाइट इज द फास्टेस्ट ट्रैवलिंग थिंग इन दिस यूनिवर्स। है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से लाइट ट्रैवल करती है। ठीक है, अगर हम कोई ऐसी गाड़ी ईजाद कर लें जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है, तो वो गाड़ी की स्पीड ये होगी कि 1 सेकंड के अंदर इस अर्थ के 7 चक्कर लगा सकेगी। 1 सेकंड में इस यूनिवर्स के 7 चक्कर, इस अर्थ के 7 चक्कर लगा लेगी स्पीड ऑफ लाइट से। अगर हम गाड़ी बना सकें तो, या रॉकेट बना सकें तो, बट अंटिल नाउ हमने ऐसा नहीं किया। स्पीड ऑफ साउंड बैरियर को हमने काफ़ी बार तोड़ा, मैक 1, मैक 2, मैक 3, लेकिन हम स्पीड ऑफ लाइट पे अब तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो इतनी गाड़ी स्पीड तेज होगी कि हम सिर्फ अगर 2 चुटकियां बजाने पे, ठीक है, इतने देरी में क्या होगा कि यूनिवर्स के जो है वो 7 चक्कर, उससे ज़्यादा चक्कर हम लगा सकते हैं अगर लाइट की स्पीड। यूनिवर्स में बात इस पूरे अर्थ की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान से पूरे 207 कंट्री घूम के फिर पाकिस्तान हो, फिर 207 कंट्री घूम के फिर पाकिस्तान हो, ऐसा 7 बार कर सकता हूँ मैं 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, अगर लाइट की स्पीड से गड़ी बन जाए, लेकिन बनी नहीं है। अगर उसी लाइट की स्पीड से अगर हम जाना चाहते हैं सन के बाद नियरेस्ट स्टार तक, नियरेस्ट स्टार की बात कर रहा हूँ, वरना 1 बिलियन स्टार है, तो हमें 4 साल लगेंगे। 4 साल कब लगेंगे? उस गाड़ी में जाने में जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रही है। अगर आप बोलो सर नॉर्मल रॉकेट में जाना चाहे तो इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ योर्स, लाखों साल लग जाएंगे, तब जाकर आप पहुंचेंगे उस नियरेस्ट स्टार में। करीब तरीन तारे की बात मैं कर रहा हूँ, करीब तरीन स्टार में पहुंचेंगे। प्लैनेट्स की बात नहीं कर रहा मैं, स्टार्स बहुत दूर होता है। ठीक है, अपने ही गैलेक्सी की बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं ये मिल्की वे गैलेक्सी है, और इसके साथ दूसरा एक स्टार जिसके बिल्कुल करीब तरीन है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। लाखों साल तक हम यहां पहुंचेंगे, और यहां से यहां तक तो 25,000 लाइट ईयर का फासला है। अगर कोर जिस है ना, सेंटर जो सेंटर ऑफ द मिल्की वे जिसको हम कहते हैं, उसमें एक सुपर मासिव ब्लैक होल होता है, ठीक है, कोर में, तो वो 25,000 लाइट ईयर्स का फासला है। 25,000 नूरी साल लगेंगे लाइट को पहुंचने में, 25,000 साल लगेंगे, तो सोचो रॉकेट को पहुंचने में अरबों खरबों साल लग जाएंगे। और अगर आप बोलो सर अगर इससे बाहर निकलना चाहें, यूनिवर्स अगर गैलेक्सी से बाहर निकलना चाहें, तो गैलेक्सी से बाहर और बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज हैं। तो एक गैलेक्सी से कहीं भी दूर हमारे पास मौजूद है, इस गैलेक्सी को हम लोग बोलते हैं एंड्रोमेडा।
एंड्रोमेडा गैलेक्सी, द एंड्रोमेडा। अब इन दो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बीच में 2 बिलियन ईयर्स, 2 बिलियन लाइट ईयर्स का फासला है। 200 करोड़ नूरी साल लगेंगे लाइट को यहां से यहां तक पहुंचने में, दूसरी गैलेक्सी से 200 करोड़ साल लगेंगे। अगर हम कोई ऐसी गाड़ी बना दें जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है तो 200 करोड़ साल के बाद हम यहां पहुंचेंगे। और अगर हम अपने ही किसी रॉकेट में जाना चाहें तो शायद काउंटिंग फेल हो जाएगी वहां तक, ठीक है। और ये हमारा नियरेस्ट गैलेक्सी है, इसके बाद करोड़ों और गैलेक्सी अल्लाह ने दूर दूर और बनाए, ठीक है। ये मैं नियरेस्ट गैलेक्सी की बात कर रहा हूं जो कभी कभार सर्दियों के मौसम में आपको दिख सकता है, हल्के से पैच ऑफ लाइट की तरह से एंड्रोमेडा गैलेक्सी में दिखता है। तो एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं ना, जिसको दिलचस्पी होती है वो आसमान में देखते हैं इस तरह की गैलेक्सी को, हल्का सा छोटा सा दिखाई देता है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और ये असल में हमारी मिल्की वे से डबल साइज का है, इसमें 2 बिलियन स्टार्स हैं और वो इतना छोटा सा दिखाई देता है, ठीक है, हमसे बहुत दूर है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि एंड्रोमेडा और ये दोनों गैलेक्सीज न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के लिहाज से आपस में करीब आ रहे हैं। तो करोड़ों साल के बाद आपस में ये टकरा जाएंगे और दोनों के टकराने से एक नई गैलेक्सी फॉर्म होगी जिसको मिल्कड्रोमेडा कहा जाएगा, जो मिल्की वे और एंड्रोमेडा का मिलाप से बनेगा वो। लेकिन इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, न्यूटन कहता है ना कि दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इस वजह से G(m(n)2 दैट इज। तो ये मैं बता रहा था कि हमें यूनिवर्स बहुत टेरिफाइंग लगती है, डर लगता है हमें यूनिवर्स को देखकर, चूंकि इतने बड़ी वास्ट मीनिंगलेस डिस्टेंस क्यों मौजूद है उसके अंदर, कि नियरेस्ट स्टार भी हमसे 4 लाइट ईयर्स के फासले पर है, ठीक है। तो दैट्स वाई के जो है वो सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि यूनिवर्स हमें टेरिफाइंग लगता है। बस समझ आ रही है, इसके बारे में बहुत डिटेल में हम बात कर सकते हैं, चूंकि दैट सी बात एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं सारे बच्चों के पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट ए है पॉइंट, लाइफ लाइक ह्यूमन बीइंग्स इज पॉसिबल एट गोल्डीलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन। जिंदगी कहाँ मुमकिन हो सकती है? जिस तरह हम इंसानों की जैसे जिंदगी है ना, उस तरह की जिंदगी पॉसिबल होती है गोल्डीलॉक्स जोन में। गोल्डीलॉक्स साइंटिस्ट का नाम था, मतलब हैबिटेबल जोन, के सूरज के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। अर्थ पे ही जिंदगी क्यों है, मार्स पे क्यों नहीं है, वीनस पे क्यों नहीं है? चूंकि कहा जाता है कि जिंदगी सिर्फ वहीं हो सकती है जहां वाटर रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट, जहां पानी लिक्विड स्टेट में मौजूद हो। सिर्फ पानी ही ना हो बल्कि पानी का लिक्विड स्टेट में होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे जैसे पानी तो आप चले जाओगे आगे, मतलब नेपच्यून के अंदर भी जमा हुआ पानी बड़ी तादाद में, यूरोपा उसका चांद उसके अंदर बड़ी तादाद में है, ठीक है। सैटर्न का जो जुपिटर का एक चांद है उसके अंदर यूरोपा उसके अंदर बड़ी तादाद में है, ट्राइटन के अंदर बड़ी तादाद में। पानी तो हर जगह है, लेकिन पानी का मसला है कि वो जमा हुआ पानी है। जब तक पानी लिक्विड स्टेट में नहीं होगा रूम टेम्परेचर पे, तब तक वहाँ पर जिंदगी नहीं हो सकती, जिसकी वजह से वीनस के अंदर तो वो एवोपोरेट हो गया होगा भी, तो चूँकि वो उसका टेम्परेचर मतलब 700 डिग्री नॉर्मली रहता है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि वजह ये है कि इस वजह से अर्थ पे ज़िंदगी है, जो कि कुरान पाक भी कहता है कि ऑलमाइटी क्रिएटेड लाइफ फ्रॉम वाटर, कि अल्लाह ताला ने पानी से ज़िंदगी को शुरू किया, तो पानी लिक्विड स्टेट में ही होगा, ठीक है। बट ये भी एक बात मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगती है कि यहाँ पर लिखा हुआ लाइफ लाइक ह्यूमन बीइंग्स, हमारी जैसी जो ज़िंदगी है, चूँकि हम पानी पीने वाले लोग हैं, हमें हवा चाहिए। अब क्या पता एलियन सिविलाइजेशन ऐसी हो जिसको पानी की नीड ही ना हो, जो आग खा के ज़िंदगी गुजारती हो, जिसको कुछ और नीड हो, जिसकी ज़िंदगी कुछ और हो, उसकी बॉडी किसी और तरह से बनी हो, तो उसको तो ज़रूरत ही नहीं होगी पानी की। तो हम जो ये सोचते हैं कि भाई हमारी तरह की ज़िंदगी एलियंस की होगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या पता उनको खाना पाना पानी प्यास कुछ नहीं लगती हो, अलग तरह की बॉडी उनकी हो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारी तरह की ज़िंदगी तो वहीं पॉसिबल है जो गोल्डीलॉक्स जोन होता है, जहाँ पर पानी लिक्विड स्टेट में मौजूद होगा, तो इंसान जैसे हयात वहाँ पर जिंदा रह सकती है, जो अर्थ में सिर्फ मुमकिन है, बाकी और किसी प्लेनेट में मुमकिन नहीं है। क्योंकि अब तक साइंस ने सिर्फ अर्थ इज़ द ओनली प्लेस हैबिटेबल टू अर्थ वाहिद जगह है जहाँ पर हम जो है वो हैबिटेबल, मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, वरना दुनिया में और कोई प्लेनेट ऐसा नहीं है। और अब तक साइंस डिस्कवर नहीं कर पाई है किसी एलियन सिविलाइजेशन को, खलाई मखलूक को, जहाँ पर कोई और हमारी तरह के लोग रहते हों, अब तक नहीं कर पाई है। क्या पता आगे जाकर हो जाए, बट सो फॉर टिल नाउ टिल टुडे अब ऐसा नहीं हो सका, ठीक है। 9th पॉइंट कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पैन स्पर्मिया। पैन स्पर्मिया का कॉन्सेप्ट देते हैं कि साइंस एक गैस लगाती है कि जिंदगी कैसे शुरू हुई होगी, इसको पैन स्पर्मिया कहते हैं। वो कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं कि लाइफ फॉर्मिंग एलिमेंट्स, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड लाइफ फॉर्मिंग एलिमेंट। कार्बन को कहा जाता है एलिमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये लाइफ फॉर्मिंग एलिमेंट्स केम फ्रॉम एस्टेरॉइड्स। कहा जाता है कि ये अर्थ से बाहर से कहीं से आए थे। एस्टेरॉइड्स क्या होता है? एस्टेरॉइड बेल्ट आप जानते हैं, मरकरी और मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर घूमते रहते हैं, वो पत्थर कभी कभार आकर ज़मीन से भी टकरा जाते हैं। तो कहा जाता था, ये साइंटिस्ट कहते हैं
कि ये जो एस्ट्रॉइड्स थे जब ज़मीन पे बड़ी तादाद में जब टकराए करते थे ना, तो पानी और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इस तरह के जो है वो एलिमेंट्स को लेकर ज़मीन पे आया करते थे। और ज़मीन पे जब सारे एलिमेंट आने शुरू हो गए तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की कॉम्प्लेक्स मिलाप से पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या पहले यखुलवी जानदार की प्रोडक्शन हुई। वायरसेस, बैक्टीरियास या और प्रोटोजोअन्स, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, कैलोमोडामोनास, इस तरह की चीज़ों की फॉर्मेशन हुई। मतलब एटम्स आपस में जोड़ जोड़ कर उन्होंने लाइफ की फॉर्मेशन कर दी। बट इसके ये वाले जो कॉन्सेप्ट है इसको बड़े रूट रिजेक्ट करते हैं। जेम्स जेम्स खुद इसको रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ बाय एन एक्सीडेंट इज नॉट ट्रू। ये सच्ची बात नहीं है कि ज़िंदगी एक हादसे से शुरू हुई, ऐसा नहीं हो सकता। ये उसको मिसाल भी देते हैं, अ ग्रुप ऑफ मंकी विद टाइपराइटर्स रोप शेक्सपियर सोनेट। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे आप कहते हैं एक्सीडेंटली जो है वो एटम्स इस तरह से जुड़ गए कि एक सेल तैयार हो गया और इससे एक लाइफ तैयार हो गई जिसमें जीने की सलाहियत थी। तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे आप कुछ 4 बंदरों को टाइपराइटर देकर बैठा दें और वो टाइपराइटर पे बंदर इधर उधर हाथ मारें और इधर उधर उनके हाथ मारने से जो है वो शेक्सपियर की पूरी एक सोनेट लिखा जाए। तो जिस तरह से वो नहीं लिख सकते हैं, हाँ मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है कि शायद कभी ऐसे हाथ मार दें टाइपराइटर में कि वाकई में सोनेट लिखा आ जाए, बट इसकी पॉसिबिलिटी 1 in a trillion या 1 in a मतलब क्वाड्रिलियन हो सकती है कि शायद 10 लाख हज़ार करोड़ साल तक बैठा के रखो अगर उस मंकी को, तो कभी एक ऐसा वो हाथ ऐसा भी मार दे कि सोनेट लिखा जाए। लेकिन 10 बार, 20 बार, 30 बार, 100 बार में ऐसा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल इस तरह से एक और तरह से हम कहते हैं कि किसी छापे खाने की मशीन है, ठीक है, छापे खाने की मशीन है जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस होता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि उसमें हम बम लगा दें उस मशीन में और बम लगा के बम को फाड़ दें, तो क्या हो, इंक इधर उधर फैल जाए और ऐसे इंक फैले कि 4 दीवारों पर एक तरफ ताजमहल बन जाए, एक तरफ मोनालिसा की पेंटिंग बन जाए, एक तरफ दीवारें चीन बन जाए और एक तरफ पेंटिंग में किसी का पोर्ट्रेट बन जाए। तो ये मुमकिन नहीं है ऐसा कि ऐसे ऐसे जाकर वो सारे इंक लग जाएं कि ताजमहल की फ़ोटो बन जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमेशा जो है ना, जो हम कहते हैं ना कि वो एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, नाकारगी जिसको हम कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिहाज से। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो है वो बिल्कुल परफेक्शन के साथ एक तरह से जाकर रखा जाए। यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई एक इंटेलिजेंट बीइंग मौजूद होगी जिसने ऐसा किया होगा। यकीनन एटम साथ में जुड़े होंगे और कोई लाइफ बनी होगी, बट उनको जोड़ने वाली कोई एंटिटी होगी, उनको जोड़ने वाला कोई तो होगा जिसकी वजह से ज़िंदगी बनी है, एंड दैट इज़ गॉड, जिसको हम खुदा या अल्लाह तबारक व तआला या अलमाइटी कुछ भी हम कह सकते हैं। साइंस भी ये बात का इकरार करेगी, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट जेम्स जेम्स कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह से जो है एटम्स जुड़ जाए कि लाइफ की फॉर्मेशन हो जाए। लेकिन लाइफ को शुरू करने वाला कोई ना कोई होगा, एक ग्रैंड डिज़ाइन जिसने ये पूरी बनाई, एक इंटेलिजेंट बीइंग जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। साइंस इसको कहती है, फिलोसफी इसको गॉड कहती है, ठीक है। इफ साइंस कुड फाइंड द ओरिजिन ऑफ लाइफ, कहते हैं अगर साइंटिस्ट अगर लाइफ की शुरुआत को ढूंढ ले कि जिंदगी कैसे शुरू हुई, देन इट वुड बी अ ग्रेटर रेवोल्यूशन देन गैलीलियोज एस्ट्रोनॉमी और डार्विन्स बायोलॉजी। तो ये साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा इंकलाब होगा, इतना बड़ा इंकलाब कि गैलीलियो के एस्ट्रोनॉमी से भी इतना बड़ा इंकलाब नहीं आया होगा। जबकि गैलीली इटालियन जो साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा काम किया था उसने। गैलीलियो ने बताया था कि जो चांद जो है वो जिस तरह हमारे अर्थ के चांद, इस तरह जुपिटर के भी डिफरेंट चांद हैं, यूरोपा, आयो, कैलिस्टा, गैनीमेड, अलग अलग चांद हैं जिस तरह से, और सन जो है वो बीच में, जबकि अर्थ जो है वो उसके अराउंड रोटेट करिए। वरना सारी दुनिया उसके दौर में क्या कहा करती थी, वो हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स के बजाय जियोसेंट्रिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट पेश किया करती थी ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी। जियोसेंट्रिक मतलब जो अर्थ है वो सेंटर में जाके सारे प्लैनेट उसके चारों तरफ घूम रहे। ये पहला बंदा था गैलीलियो, निकोलस कोपरनिकस, और ये दोनों साथ के बंदे कि गैलीलियो वो पहला बंदा था जिसने बताया था कि हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स मतलब सूरज बीच में है और सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के अराउंड घूम रहे हैं। और इसको इसी बात पर इसको लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में जो था उस पर कैद कर दिया गया था उसको। और कैद करने के बाद जब उसको बुलाया गया, रोमन कैथोलिक जो पोप था उसने बुलाया और कहा कि तौबा कर लो और बोल दो कि ज़मीन साकिन है, ज़मीन नहीं घूमती, ज़मीन रुकी हुई है, सूरज घूमता है। तो गैलीलियो ने फिर बड़े मशहूर जुमला कहा था कि एंड येट इट मूव्स, ठीक है, हाँ कि मैं बोल भी तो मेरे बोलने से क्या हुआ, ज़मीन तो घूमती है, वो घूमती ही रहेगी, एंड येट इट मूव्स, कि मेरे बोलने से जो है वो रुकेगी थोड़ी ना। अगर मैं बोल दूँ हाँ ठीक है ज़मीन रुकी हुई है, लेकिन वो तो घूमती है तो घूमती रहेगी, मेरे बोलने से रुकने वाली नहीं है। तो ये उसका एक बड़ा जुमला था जो कि रेवोल्यूशन लेकर आया साइंस के अंदर, एक जिसकी वजह से आज हमने देखा कि हकीकत की तलाश करना ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि इंसान जो है वो सिर्फ सेंटिमेंट्स के पीछे भागे। नेक्स्ट, डार्विन्स बायोलॉजी से भी बड़ी रेवोल्यूशन, वही डार्विन जिसने एवोल्यूशन का नज़रिया पेश किया, इर्तिकाई नज़रिया पेश किया कि तमाम जितने भी स्पीशीज़ हैं वो किसी कॉमन एंसेस्टर से वजूद में आए, ठीक है। तो वो डार्विन की बायोलॉजी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आए साइंस के अंदर। लेकिन इससे बड़ा रेवोल्यूशन होगा अगर ओरिजिन ऑफ लाइफ,
अगर ज़िंदगी की शुरुआत के बारे में कोई साइंटिस्ट बता दे हतमी तरीके से कि ज़िंदगी शुरू कैसे हुई और पहले ज़िंदगी कैसे आई दुनिया के अंदर, तो बहुत बड़ा इंकलाब होगा। बट एज पर रिलीजन ऐसा मुमकिन नहीं है, बिकॉज साइंस की बाउंड्रीज वहाँ पर ख़त्म होती हैं। ज़िंदगी शुरू कैसे हुई, ज़िंदगी से पहले क्या था और ज़िंदगी के बाद क्या है, ये अल्लाह ताला सिर्फ जानता है, ये मज़हब बताते सिर्फ आपको, है ना। साइंस क्या बताएगा, सांस चल रही है, सांस चलने से सांस बंद होने के बीच में जो कुछ भी है ना, वो साइंस बताएगा आपको। लेकिन सांस बनने के बाद सांस बंद हो गई इंसान की, अब इंसान कहाँ गया ये साइंस नहीं बता सकता आपको। जब सांस रुक गई, बायोलॉजी की किताब वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आगे कुछ नहीं बताएगा वो आपको कि इंसान कहाँ गया, रूह कहाँ गई, जो इंसान चलता फिरता था मरने के बाद वो कहाँ चला गया, साइंस नहीं बताएगा कभी आपको, बायोलॉजी कभी नहीं बताएगी। और इंसान दुनिया में आया कैसे, उससे पहले कहाँ था, ये साइंस आपको कभी नहीं बताएगा। रूह किस तरह से आई उसके अंदर, ये सारी चीज़ें मेटाफिजिक्स है, रिलीजन आपको बता रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने इस चैप्टर के अंदर देखा एन एस्ट्रोनॉमर्स व्यू ऑफ द यूनिवर्स, कि कायनात के बारे में एक माहिर फल्कियात का क्या नज़रिया है। बस समझ में आ रही है सबको कि व्हाट इज़ द कंप्लीट चैप्टर एट ऑल, ठीक है।